कुछ ऐसे बड़े कानून जमीन, फ्लैट, प्लॉट रिलेटेड जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, आखिरकार एक सन इन लॉ यानी कि दामाद का अपने ससुराल के संपत्ति में क्या अधिकार है? क्या एक शादीशुदा लड़की का कोई अधिकार होता है अपने पिता के संपत्ति में? ऐसा चीज जहां पर देखा जाएगा वहां पर कोई भी लड़की को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा अपने फादर के। एक पोते का क्या अधिकार होता है अपने दादा के संपत्ति में? चलिए पता कर लेंगे कोर्ट्स ऑर्डर द्वारा। देखिए, रियल लाइफ में ये सारे घटना हुई है, वो सारे घटना को स्टडी करने के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है इसको एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला, एक इकलौता दामाद का अपने ससुर के संपत्ति में क्या अधिकार है? छोटा करके बोलूं तो कोई अधिकार नहीं है। रिसेंटली ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के सामने एक केस पहुंचता है जहां पर दामाद का कहना ये था कि देखिए, मैं एक इकलौता दामाद हूं, यानी कि वन एंड ओनली डॉटर से शादी हुई है, तो इसके नाते मैं ही तो उत्तराधिकारी हूँ, मुझे ही तो संपत्ति मिलना चाहिए। और ऊपर से मैंने ये जो ससुर का संपत्ति है यहाँ पर कुछ पैसा भी दिया है कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए, तो इसके हिसाब से मेरा तो अधिकार यहाँ पर जमा हुआ है। अभी ससुर चले जाते हैं कोर्ट में। ऑर्डर में सबसे पहली बात कहा गया, अभी ससुर सीधा कोर्ट में पहुंच जाता है, एक पिटीशन फाइल कर देता है कि मेरे दामाद को रोको, इसका कोई भी अधिकार नहीं है ये पर्टिकुलर संपत्ति में। परमानेंट इंजंक्शन की दावा डाल देता है ताकि दामाद को रोका जा सके। और यहीं पर कोर्ट बोलता है दामाद का ससुराल के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है, वो वन एंड ओनली डॉटर से क्यों नहीं ब्याह किया हो। और यहीं पर आगे दामाद लेकर के मैटर को पहुंच जाता है अपीलेट कोर्ट के पास। अपील में जाकर के यही सेम डिसीजन को ही समर्थन किया जाता है कि कोई अधिकार नहीं है। और यहीं पर मैटर सीधा पहुंच जाता है केरला हाई कोर्ट के पास। केरला हाई कोर्ट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। सबसे पहली बात, जरा ध्यान दीजिए, सन इन लॉ यानी कि दामाद का कोई अधिकार नहीं होता है ससुराल के संपत्ति में, क्योंकि दामाद को फैमिली मेंबर नहीं माना जाता है ससुर के। नंबर 2, पहली बात तो यहाँ पर एक बहुत ही लज्जाजनक क्लेम लिया गया है कि दामाद यहाँ पर बोल रहा था कि मुझे तो घर जमाई करके ये लोग एडॉप्ट कर लिया है, तो इसके नाते मेरा तो हिस्सा बनता है। कोर्ट की नजर में ये दावा बहुत ही शर्मनाक थी, कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करे। थर्ड पॉइंट पर यह बताया गया कि जहां पर दामाद ये क्लेम कर रहा है कि मैंने तो पैसा दिया है संपत्ति में कुछ हिस्सा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि दामाद वहां पर मालिक बन जा रहा है। ऐसा दिया जा रहा है मतलब इंडिपेंडेंट ओनर ये आपको नहीं बना देता है, ओरिजिनल ओनर के अगेंस्ट। फोर्थ पॉइंट पर बताया गया, दामाद का कहना यह था मैं यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से रह रहा हूँ, और कोर्ट का कहना यह था लंबे समय से आप रह रहे हो मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है, ये केवल ही केवल एक परमिसिव पोजेशन है। रहने का मतलब ये नहीं कि आपके फेवर में एक पोजीशन का लीगल राइट तैयार हो गया है। कोर्ट अपने लास्ट और आखिरी 5वें पॉइंट पर यह बताए कि दामाद यहाँ पर कह रहा है कि ससुर इज अ बैड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर ये एक ऐसा क्लेम है जो आप सिविल केस पर नहीं ले सकते हो, ये रेलिवेंट नहीं होता है। क्रिमिनल केस में रेलिवेंट होता है सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ये सेक्शन पर बताया गया है। कैरेक्टर को लेकर के कुछ बोलना ये क्रिमिनल केस में रेलिवेंट हो सकता है, सिविल केस में नहीं। इन शॉर्ट आपको यही बता सकती हूँ कि दामाद का डायरेक्टली कोई अधिकार नहीं होता है। केस का नाम है डेविस रफेल वर्सेस हेनरी थॉमस। डेविस यहाँ पर सन इन लॉ और हेनरी यहाँ पर फादर इन लॉ, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, एक पोते का क्या अधिकार है अपने दादा के संपत्ति में? तो देखिए, संपत्ति को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक है सेल्फ अक्वायर्ड और एक है एंसेस्ट्रल। सेल्फ अक्वायर्ड यानी कि आप अपने कमाई पर, अपने बलबूते पर जो संपत्ति कमा रहे हो, अचीव कर रहे हो, उसको बोला जाएगा। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति। अभी आती हूँ सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति में क्या अधिकार होता है पोते का। सपोज आपके पास एक सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति है, उस संपत्ति में आपके अलावा किसी और का कोई अधिकार नहीं होता है। आपका मदर, आपका फादर, आपका डॉटर, किसी के भी नहीं। इनफैक्ट आपके पत्नी का भी कोई अधिकार नहीं होता है अगर सोलली आपके द्वारा खरीदा गया है, तो यहाँ पर पोता तो दूर की बात। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मान लीजिए बिना वसीयत के दादा गुजर गया है, वहां पर क्या होगा? तो वहां पर उत्तराधिकार कानून के अनुसार संपत्ति
लीगल एयर्स में बढ़ जाएगा। लीगल एयर मतलब कानूनी वारिस, और इसमें आता है बेटा, बेटी, माँ, पत्नी, पोता यहाँ पर नहीं आता है। तो पोते का तो कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी मान लीजिए दादा जीवित है, दादा के चार बेटा है, लेकिन दादा के गुजरने से पहले ही एक बेटा है जो दादा के पहले ही गुजर जाता है। उस केस में जो मृतक को मिलने वाला शेयर है ना, वो उनके बेटे को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से एक सिचुएशन बन सकता है जहां पर पोते का हक होता है, गुजरने वाले का जो हिस्सा वो यहाँ पर जा रहा है, लेकिन दादा का जो इंडिविजुअल हिस्सा है वहां पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अभी चलिए बात कर लेती हूँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्या है, मतलब पैतृक संपत्ति में ये चीज क्या होगा, क्या पोते का अधिकार होता है। पहली बात तो ये, एंसेस्ट्रल संपत्ति में किसी एक का अधिकार नहीं होता है, हर एक को पर्सनर का अधिकार होता है। मतलब जितना अधिकार एक दादा को पैतृक संपत्ति में होता है उतना ही अधिकार पोते को भी होता है। ठीक है, अभी एक रेयर सिचुएशन बता रही हूँ आपको। दादा को कोई संपत्ति मिल रहा है उनके पिताजी से वसीयत के तहत। दादा के लिए वो संपत्ति सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बाकी मेंबर्स के लिए वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होते हुए भी उस केस में दादा चाहे वो संपत्ति पोते को दे दे, या फिर दादा चाहे तो वो परिवार के कोई बाहर के इंसान को वो संपत्ति दे दे। तो कंक्लूजन में यही बताऊं, दादा के संपत्ति में डायरेक्टली पोते का कोई अधिकार नहीं होता है। एक डॉटर का कोई अधिकार नहीं होता है अपने फादर के संपत्ति में, अगर ये चीज वहां पर देखा जाता है। क्या है वो चीज? हाल ही में ही आया बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, एक डॉटर का कोई अधिकार नहीं होगा अपने फादर के संपत्ति में। डॉटर हैज नो इनहेरिटेंस राइट इन फादर्स प्रॉपर्टी इफ ही डाइड बिफोर 1956 लीविंग बिहाइंड डॉटर एंड हर मदर। अगर कोई पिता की मृत्यु 1956 से पहले हो गई हो तो उस केस में बेटी को संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है। और एक सिचुएशन जहां पर बेटी का कोई अपने पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं होता है, दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला है, डाइवोर्स डॉटर नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि एक अनमैरिड डॉटर का क्लेम बनता है अपने फादर के प्रॉपर्टी में, लेकिन एक तलाकशुदा लड़की की कोई भी अपने पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता है। लेकिन एक डाइवोर्स डॉटर की कोई भी अधिकार नहीं होता है अपने पिता के संपत्ति में अंडर सेक्शन 21 HAMA एक्ट के अंदर, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। जरा देखिए मेरे दोस्त, ये धारा 21 के अंदर 9 किस्म के रिश्तेदारों के बारे में बात किया गया है, 9 कैटेगरीज ऑफ रिलेटिव्स। वही केवल संपत्ति में अधिकार मांग सकता है, और यही 9 लोगों के अंदर डाइवोर्स डॉटर यानी कि तलाकशुदा लड़की के बारे में बात नहीं किया गया है इसके चलते। लेकिन वो डाइवोर्सी होने के चलते अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। और यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में बात करूंगी, जहां पर एक डाइवोर्स्ड वाइफ अपना जो हिस्सा है पति के बराबर करने के लिए मेंटेनेंस मांग नहीं सकती है। मेंटेनेंस का नया क्लेम दावा कोर्ट के सामने नहीं डाल सकती है। लेटेस्ट फैसला से पता चल रहा है एक वाइफ ना बार सिचुएशन बदल रहा है और बार अपना नया क्लेम कोर्ट के सामने रख रहा है। कुछ इस प्रकार से ऐसा एक घटना कोर्ट के सामने आया जहां पर आज के तारीख में हस्बैंड महीने में 1 लाख रुपया कमा रहा है। 1 लाख रुपए देखते हुए वाइफ को कुछ परसेंटेज मेंटेनेंस भी मिल रहा है, लेकिन बाद में चलकर के क्या होता है, हस्बैंड का बिजनेस आगे बढ़ता है तो बिजनेस से और ज्यादा इनकम आने लगता है, कुछ 5 लाख रुपए पर महीना। यहीं पर वाइफ क्या करती है, यहीं पर वाइफ हस्बैंड का इनकम बढ़ गया है इसको देखते हुए एक नया मेंटेनेंस का दावा कोर्ट में डाल रही है कि मेरा भी पैसा बढ़ा दिया जाए और ज्यादा पैसा दिया जाए। यहीं पर कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही एक शर्मनाक चीज है कि जहां पर भी हस्बैंड इंक्रीमेंट देख रहा है कि वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, हस्बैंड का बराबरी करने के लिए वाइफ नया दावा कोर्ट में डाल करके इक्वल करने के लिए अपना जो धन संपत्ति है उसको पति के जैसा बराबर करने के लिए ऐसा दावा कोर्ट के सामने बिल्कुल नहीं डाल सकती है। हम लोग इसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। कोर्ट यहाँ पर बोले कि एक्स हस्बैंड कांट बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन एक्स वाइफ एज पर हिज प्रेजेंट स्टेटस और लाइफ, एलिमनी नॉट टू इक्वलाइज वेल्थ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहा है, वेल्थ को बराबर करने की कोशिश कर रहा है हस्बैंड के जैसा। केस का नाम है रेणुका भाटी वर्सेस संदेश शारदा। यहीं पर मेरे दोस्त जरा सुनिए,
अगर कोई हस्बैंड अपने पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, क्या हस्बैंड का उस संपत्ति में कोई अधिकार होगा? केस का नाम है नंद किशोर मेहता वर्सेस सुशीला मेहरा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि जहां पर कोई संपत्ति वाइफ के नाम पर खरीदा गया है लेकिन हस्बैंड पैसा भरे हैं, वहां पर ये मान ही लिया जाएगा हस्बैंड अपने पत्नी के बेनिफिट में ये संपत्ति खरीदा हुआ है। हमारे देश में ना एक कानून लागू है, वो है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। बेनामदार यानी कि पैसा दे रहा है हस्बैंड और नाम ऑन पेपर कागज में है वाइफ का, तो इसको बेनामी प्रॉपर्टी बोला जाता है, बेनामदार होता है। तो उस केस में हस्बैंड का कोई भी ओनरशिप मालिकाना हक नहीं रहेगा उस संपत्ति में। हस्बैंड ने पैसा चुकाया है इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड मालिक बन जाता है। पति वाइफ के नाम पर संपत्ति खरीद रहा है मतलब पत्नी और अनमैरिड डॉटर के बेनिफिट के लिए हित में खरीद रहा है, ये मान लिया जाता है। एक और जजमेंट समझते हैं चलिए। हस्बैंड अगर कोई अधिकार चाहता है तो हस्बैंड को एविडेंस देना पड़ेगा, क्लियर कट एविडेंस कि मैंने ही ये संपत्ति खरीदा है और संपत्ति खरीदने का उद्देश्य वाइफ का बेनिफिट करने के लिए नहीं था। प्रूफ करना पड़ेगा हस्बैंड को। ऐसा कैसा एविडेंस आपको देना पड़ेगा? जैसे कि कोई दस्तावेज जहां से पता चल रहा है कि पैसा हस्बैंड ने दिया है, सोर्स ऑफ फंड क्या है और इस प्रकार से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था, ऐसा एविडेंस आपको लाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जॉइंट ओन प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसको एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।